सो हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सभी का। तो हाल चाल कैसा होगा, सब लोग परेशानी होंगे तो ज़्यादा पूछने पाछने की ज़रूरत तो है नहीं है। सब पड़ोसी से परेशानी होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया क्लास। क्लास नंबर 11 है आपका। और ये हम नंबर ऑफ फैक्टर्स पढ़ रहे थे, जिसमें से हम 2 क्लास ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आई होप कि दिस विल बी द लास्ट क्लास ऑफ द फैक्टर्स। तो क्या आप रेडी हैं सभी? आर यू रेडी? तो स्टार्ट किया जाए। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो सवाल अब हमारा पहला ही है। आते ही पहले सवाल पूछते हैं हम, आप तो जानते ही हैं ना। हाँ, देखिए मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि हमारा जो 36 है, 36, ओके 36, 36 जानते हैं कि 36 स्क्वायर है 6 का। तो 36 का फैक्टर्स कितना होता है आप बता सकते हैं? 36 का फैक्टर होता है 1 2 3 4 6 12 18 36। फैक्टर्स की संख्या कितना है? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गया यार। 1 2 3 4 6 12 18, 1 2 3 4 5 6 7 8 यार। यार 36 को लिख सकते हैं 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर, यानी कि 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, और ये हो जाएगा हमारे पास 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2। यानी हमारे पास इधर 3 संख्या, इधर 3 संख्या, तो टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 9 फैक्टर्स होंगे ना। तो 1 2 3 4, क्या छोड़ रहा हूँ यार, क्या छोड़ रहा हूँ? 1 2 3 4 6 9 छोड़ रहा हूँ, यहाँ क्या छोड़ रहा हूँ? 9 9। तो टोटल कितने फैक्टर्स हो गए? तो आप कहेंगे टोटल 9 फैक्टर्स हो गए। फिर से एक सवाल आपसे पूछ रहा हूँ कि ये 64 है, 64, तो 64 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप जानते हैं कि 2 के पावर ये 6 है, यानी ये कितना फैक्टर्स हैं? 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर कितना होगा? 6। यानी 1 2 3 4 5 6 7 फैक्टर्स है। फैक्टर्स होंगे कौन कौन? तो 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 8 होगा, 16 होगा, 32 होगा और 64 होगा। 64 के इतना ही तो फैक्टर्स है। ये कितने फैक्टर्स है बताइए तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने फैक्टर्स है? 7। मैं क्या बता रहा हूँ, क्या बताना चाहता हूँ? मैं बताना चाहता हूँ ये कि कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, जैसे कि या 64 8 का स्क्वायर है, या 36 6 का स्क्वायर है, तो कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसके जो फैक्टर्स की संख्या होते हैं वो ऑड में होते हैं। उसके फैक्टर्स की जो संख्या होती है वो ऑड में होते हैं। देखिए यहाँ 64 का फैक्टर 7 है जो कि ऑड है, 36 का फैक्टर 9 है जो कि ऑड है। ऐसा क्यों होता है? तो इस बात को यहाँ समझते हैं हम कि आप समझ सकते हैं कि जो 36 है वो 1 गुने 36 है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट। 2 गुने 18 फैक्टर्स हो सकता है कि नहीं? 2 गुने कितना हो सकता है? 18। 1 गुने कितना हो सकता है? 36। 3 गुने कितना होगा? 12 हो सकता है। 3 गुने 12 हो सकता है। 4 गुने 9 हो सकता है। 4 गुने कितना हो सकता है? 9। और 1 क्या होगा? 6 गुने 6। लेकिन आप कहेंगे यहाँ 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स, लेकिन यहाँ जो 2 फैक्टर्स 6 और 6 लिखे हैं तो संख्या में तो एक ही है ना, संख्या में तो एक ही है ना, समझ पा रहे हैं? ये तो संख्या में एक ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ तो जोड़ा लग जाएगा, यहाँ पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बनेगा, यहाँ पेयर बनेगा, नहीं जोड़ा जोड़ा लगेगा। लेकिन अगर किसी संख्या का स्क्वायर है तो पक्का यहाँ 6 इंटू 6 ही आने वाला है, हमेशा 6 इंटू 6 ही आने वाला है। तो ये तो एक फैक्टर्स होगा, यहाँ पर 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स, यहाँ 2 फैक्टर्स और यहाँ 1 फैक्टर्स। टोटल कितने फैक्टर्स हैं? 9। 9। यहाँ भी आप चेक कर सकते हैं कि 64 अगर है तो 1 गुने 64 होगा ना। 1 गुने कितना होगा? 64। फिर कितना होगा? 2 इंटू 32 होगा। 2 गुने 32 होगा ना। फिर कितना होगा? 4 गुने 16 होगा। 4 गुने 16 होगा। और एक जो होगा वो हमारे पास 8 गुने 8 64 होगा। तो यहाँ पर हमारे पास
दो फैक्टर्स, दो दो फैक्टर्स, जोड़ा जोड़ा फैक्टर्स आता है। यहाँ पर हमारे पास दो फैक्टर्स, यहाँ दो फैक्टर्स, यहाँ दो फैक्टर्स, और यहाँ कितना फैक्टर्स होगा? ये तो एक ही फैक्टर है, और टोटल कितना फैक्टर होगा? 7। आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, कोई भी संख्या अगर स्क्वायर के फॉर्म में है, तो उसके फैक्टरों की संख्या क्या होगी? हमेशा ऑड होगी। क्यों होगी? क्यों होगी? क्योंकि इधर 4 है और इधर 4 आ जाएगा, जोड़ा जोड़ा आ जाएगा, और एक वो जो बचेगा लास्ट में वो हमेशा स्क्वायर के फॉर्म में हो गई, इसलिए 6 इंटू 6 तो एक ही होगा। यहाँ 8 इंटू 8, यानी हमारे पास सिर्फ दो संख्या देखने के लिए है, लेकिन है तो 8 ही ना। अच्छा, इसके साथ साथ आप ये भी समझते चलें, इसके साथ साथ ये भी समझना है कि जो हमारे पास यहाँ 6 है, तो 6 के इधर कितना फैक्टर्स है? आप देखिए, 6 के इधर 4 फैक्टर है। 6 के इधर कितने फैक्टर्स है? 4। और 6 के इधर कितने फैक्टर है? आप देखिए, 6 के इधर कितने फैक्टर है? 4। 4 फैक्टर्स है, और 6 खुद एक फैक्टर है। यानी जिस संख्या का ये स्क्वायर है, यानी किसका स्क्वायर है? 6 का स्क्वायर है। तो 6 को आप बीच में रख लीजिए, और इधर 4 फैक्टर और इधर 4 फैक्टर। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि कोई भी संख्या का जो स्क्वायर होगा, तो इधर अगर एक्स फैक्टर्स है, तो इधर भी एक्स ही फैक्टर्स होंगे। आप इसको लिख सकते हैं, इस बात को लिख सकते हो। यहाँ भी देखिए, 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर है। तो आप अगर 8 बीच में रखिएगा, तो इधर कितने फैक्टर्स होंगे? आप बोलेंगे सर 3 फैक्टर्स होंगे। इधर कितने फैक्टर्स होंगे? तो 3 फैक्टर्स होंगे। 8 है, खुद एक फैक्टर्स है। 3 3 6 और एक 7 फैक्टर्स होंगे। यानी कि कोई भी संख्या का स्क्वायर, कोई भी संख्या का अगर स्क्वायर फॉर्म में है, तो उसका फैक्टर्स हमेशा और हमेशा ऑड नंबर्स में होते हैं। तो नेक्स्ट स्लाइड पर चले क्या? जो तो मैं अब लिख रहा हूँ कि कोई भी संख्या अगर एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के अगर फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर के रूप में है, तो तो इसके तो इसके कितने फैक्टर्स होते हैं? तो इसके फैक्टर्स, तो इसके जो फैक्टर्स होंगे, यानी इसके जो गुणनखंड होंगे, हमेशा हमेशा कैसा होंगे? हमेशा ऑड होगा, हमेशा ऑड होगा। इसका गुणनखंड, इसके जो गुणनखंड होंगे, इसके जो गुणनखंड होंगे, वो हमेशा कैसा होंगे? विषम होंगे। आई होप ये समझ गए होंगे। लेकिन अगर वो एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तब, लेकिन अगर वह एक्स स्क्वायर के फॉर्म में, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो क्या होगा? तो इसका जो फैक्टर्स होंगे, तो इसके फैक्टर्स हमेशा, इसके फैक्टर्स हमेशा इवन में होंगे, यानी कि सम संख्या में होंगे, सम में होंगे। इनके फैक्टरों की संख्या हमेशा इवन होंगे, इनके गुणनखंडों की संख्या हमेशा सम होगी। कैसे? उस बात को भी वेरीफाई कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या 30 है कि नहीं? 30 है, चलिए ठीक है। 30 तो स्क्वायर, 30 क्या किसी संख्या का स्क्वायर है? तो आप कहेंगे कि जी बिल्कुल नहीं है 30 स्क्वायर किसी का। तो 30 का फैक्टर्स होगा 2 गुने 3 गुने 5, होगा कि नहीं होगा? यानी यहाँ है 2 के पावर 0 2 के पावर 1, यहाँ 3 के पावर 0 3 के पावर 1, यहाँ 5 के पावर 0 5 के पावर 1। यानी हमारे पास यहाँ दो संख्या, यहाँ दो संख्या, यहाँ दो संख्या, यानी हमारे पास टोटल 8 फैक्टर्स होंगे। कौन कौन से वो फैक्टर्स होंगे? आप कह सकते हैं 1 और 30 होंगे, 2 और 15 होंगे, होंगे कि नहीं होंगे? फिर 3 और 10 होंगे, और फिर क्या होंगे? 3 और 10, 5 और 6 होंगे। और इसकी देखिए, तो यहाँ होगा क्या कि जब कोई भी संख्या का स्क्वायर नहीं होगा, अगर यही स्क्वायर 36 होता, तो यहाँ 6 गुने 6 आता। अगर यह 25 होता, तो 5 गुने 5 आ जाता। यानी दो गो को मिलाकर कै गो होता? एक गो को हो जाता। लेकिन यहाँ पर हमारे पास, यहाँ हमारे पास एक ऐसी संख्या है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, इसलिए जोड़ा 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 में ही रह जाएगा। और इसके पास हमारे पास कितने फैक्टर्स हो जाएंगे? 8। और 8 जो हमारे पास ये फैक्टर्स है, वो इवन संख्या में है, तो हम कहेंगे इसके इवन फैक्टर्स हैं। एक और भी क्वेश्चन से हम वेरीफाई कर सकते हैं इसको। अगर हम एक संख्या 24 ले लें, तो 8 3 के 24 हो जाएगा। आप समझते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1 होगा। यानी हमारे पास यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, और यहाँ हमारे पास क्या होंगे? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 होंगे। यहाँ 4 संख्या, यहाँ 2 संख्या, यानी यहाँ भी हमारे पास 8 फैक्टर्स होंगे। आप यह समझ सकते हैं कौन कौन से फैक्टर्स होंगे? 1 इंटू 24, 2 इंटू 12, 3 इंटू 8,
4 इंटू 6। तो ये हमारे पास आप देखेंगे कि हमारे पास क्या लग रहा है, हमारे पास ये पेयर बन जा रहा है, हमारे पास ये पेयर बन जा रहा है, दो 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 के पेयर बन जाएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर होता तो यहाँ पर दो संख्याएं मिलके एक हो जाती। आई होप कि आप समझ गए होंगे। इन दोनों नोट्स को नोट करना है। नोट तो खैर सब कुछ करना है, आप तो समझदार हैं तो समझ ही रहे होंगे। एक्स स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है तो फैक्टर्स हमेशा सम के फॉर्म में होगी, और एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसके फैक्टर्स हमेशा विषम होंगी। इसके जो इसको फैक्टर्स होंगे हमेशा विषम होंगे। आप समझ गए? तो एक क्वेश्चन बताइए हमको। क्वेश्चन ये है कि एक संख्या एन स्क्वायर के रूप में है, एन स्क्वायर के रूप में है। Okay, if a number is in the form of n square, then what will be the possible factors of the n square? तो n square रूप में है तो n square के तो इसके कौन गुणनखंडों की संख्या संभव है? कौन गुणनखंडों की संख्या संभव है? ऑप्शन आपके पास ऐसे रहेगा, कुछ इस प्रकार से ऑप्शन रहेगा, 9, बी 10, सी 12, डी 14। बताइए अगर एन स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसके कौन गुणनखंडों की संख्या संभव हो सकता है? तो अगर संख्या एन स्क्वायर के फॉर्म में है तो पक्का एक नीचा एन गुने एन आएगा, और इसके बाद जो इधर होगा, इधर 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 इसका जोड़ा लगेगा, दो दो दो, लेकिन दोनों मिलके एक हो जाएगा। तो हम कहेंगे कि एन स्क्वायर के फॉर्म में जो संख्या होती है उसकी गुणनखंड हमेशा विषम होती है। तो 9 आंसर होगा हमारे पास। ये तो सम आ गया, आप समझ गए। दूसरा क्वेश्चन ऐसे हो सकता है कि एन स्क्वायर के रूप में, एन स्क्वायर के रूप में है एक संख्या, एन स्क्वायर के रूप में है तो कौन 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 गुणनखंडों की संख्या, कौन गुणनखंडों की संख्या संभव नहीं है? संभव नहीं है, एक संभव है और एक संभव नहीं हो सकता है। तो हम लिखें कि 10, बी 13, सी 15 और डी 17 लिख दिया। बताइए अगर कोई संख्या एन स्क्वायर के फॉर्म में है तब बोलेंगे कि सर अगर कोई संख्या एन स्क्वायर के फॉर्म में है, अगर कोई संख्या एन स्क्वायर के फॉर्म में है तो इसके गुणनखंडों की संख्या हमेशा तो विषम होती है। क्यों? क्योंकि एन स्क्वायर है तो एन गुने एन आ जाएगा, है कि नहीं? और इसके यहाँ गुणनखंड होते होंगे कुछ तो जोड़ा जोड़ा लग जाते हैं, लेकिन एक तो ये छिटक के बाहर चला आता है, इसलिए एन स्क्वायर के गुणनखंड हमेशा विषम होंगे। तो ये विषम ये है, विषम ये है, विषम ये है। 17 है तो यानी कि इधर होगा 8, इधर होगा 8, बीच में 1 होगा। 15 है तो 7 इधर होगा, 7 इधर होगा, बीच में इधर होगा। 13 है तो यानी 6 6 6 इधर होंगे, बीच में 1 आ जाते होंगे। आप समझ पा रहे हैं आप? तो 10 नहीं हो पाएगा क्योंकि 10 तो 5 5 5 5 हो जाएगा, विषम तो होगा नहीं। तो इसलिए हमारे पास आंसर इसका 10 होगा, क्योंकि एन स्क्वायर के रूप में है तो कौन गुणनखंडों की संख्या संभव नहीं है? तो 10 गुणनखंडों की संख्या संभव नहीं है। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो आगे चलें। चलिए, तो आगे मेरा बात यह है, आगे मेरा बात यह है कि आगे क्या है कि एक क्वेश्चन देता हूँ आपको, आप इस बात को समझिए कि 50 से पहले, 50 से पहले कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड विषम है, जिसके गुणनखंड क्या है? विषम है। 50 से पहले इस कितनी संख्याएं हैं जिसके जो फैक्टर्स होंगे वो ऑड होंगे? समझ गए? 50 से पहले कितनी संख्याएं हैं जिसके फैक्टर्स विषम होंगे? देखिए आपको पहले ध्यान से समझना है, पहले आपको क्या करना है, ध्यान से समझना है। और ध्यान से समझना यह है, पहले कलर चेंज करने दो यार, कौन सा कलर आ गया। तो समझना यह है कि 50 से पहले तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 100 हमारे पास कितना तक होगा? 50 तक होगा। फिर 49 आएगा, इसके पहले 48 होगा। आप तो ये समझ रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक। तो 50 से पहले कितनी संख्या है जिसके गुणनखंड विषम है? हम जानते हैं कि अगर कोई भी संख्या एन स्क्वायर के फॉर्म में है तो उसका गुणनखंड विषम होगा। क्या एक का गुणनखंड विषम होगा? जी, एक का गुणनखंड सिर्फ एक ही होता है। 2 का गुणनखंड विषम होगा? नहीं, क्योंकि 1 गुने 2 होता है, आप समझ गए होंगे। 3 का गुणनखंड नहीं।
तो किसका किसका गुणनखंड विषम होगा? तो अब आप समझ गए होंगे किसका किसका गुणनखंड विषम होगा। सिंपल बात है, 1 का होगा, 4 का होगा, 9 का होगा, फिर 16 का होगा, फिर 25 का होगा, फिर 36 का होगा और 49 का होगा। क्योंकि 1 का स्क्वायर जो है, क्योंकि हमारे पास जो एक संख्या 50 से पहले एक संख्या 1 होगा क्योंकि ये के स्क्वायर है। 50 के पहले हमारे पास 4 होगा क्योंकि ये 2 के स्क्वायर है। 9 होगा क्योंकि यह 3 के स्क्वायर है। 16 होगा क्योंकि ये 4 के स्क्वायर है। 25 5 के स्क्वायर है। 36 6 के स्क्वायर है और 49 7 के स्क्वायर है। तो हमको कहा है 50 तक कितनी संख्याएं हैं, 50 तक कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड विषम होंगे। तो गुणनखंड विषम किसके होते हैं? जो n स्क्वायर के फॉर्म में होते हैं। तो एक एक स्क्वायर के फॉर्म में है, 4 2 स्क्वायर के फॉर्म में है। तो इसके गुणनखंड कितने होंगे? विषम होंगे। इसके गुणनखंड कितने होंगे? विषम होंगे। तो इतनी कितनी संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ऐसी 7 संख्याएं हैं। ऐसी 7 संख्याएं, ऐसी कितनी संख्या है? 7 संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड विषम होंगे। तो इसमें ही बताइए कि कितनी संख्याएं होंगे जिसके गुणनखंड सम होंगे। तो आप कहेंगे 50 में से 7 तो विषम हो गए, विषम गुणनखंड हो गए। तो हमारे पास जो 43 संख्याएं बचा, 43 संख्याएं जो बच रहे हैं वो हमारे उसके गुणनखंड सम होंगे। आई होप कि समझ गए होंगे आप। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह सवाल है आपसे कि 100 के पहले 100 के पहले 100 के पहले कितने कितने संख्याएं कितने संख्याएं के गुणनखंड विषम होंगे? आप बता सकते हैं क्या गुणनखंड विषम होंगे? दिमाग लगाइए थोड़ा, कितने संख्याएं हैं जो इसके गुणनखंड विषम होंगे? विषम होंगे। तो आप कहेंगे कि बिल्कुल बता सकते हैं कि 1 से आप समझिएंगे कि 1 2 3 4 ऐसे करते करते हमारे पास 100 के पहले तक बात कहा गया है। तो यानी कि हमारे पास 1 से लेकर 99 तक संख्याएं हैं। 1 से लेकर कितने तक संख्याएं हैं? 99 तक। और सबके गुणनखंड करेंगे। तो अगर हमको कहना है कि गुणनखंड विषम होंगे तो स्क्वायर के फॉर्म में होना चाहिए। तो हमारे पास कौन कौन संख्या होगा? 1 होगा, 4 होगा, 9 होगा, फिर कितना होगा? 4 के स्क्वायर जो 16 होगा, हमारे पास 25 36 49, फिर कितना होगा? 64, 64 के बाद हमारे पास 81 होगा और उसके बाद तो 10 के 100 हो जाता। तो ये तो लेंगे नहीं। तो हमारे पास कितने संख्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संख्या। तो 9 संख्याएं ऐसे है जिसके गुणनखंड क्या होंगे? विषम होंगे। तो सम कितने होंगे बताइए? 90 होंगे कि नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये रहेगा आपसे कि 400 के पहले 400 के पहले 400 के पहले कितने संख्याएं कितने संख्याएं कितने संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड ऑड होंगे, जिसके गुणनखंड विषम होंगे। ओके, 400 से पहले कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड विषम होंगे? मेरा क्वेश्चन ये है आपसे। तो आप कहेंगे कि 400 से पहले वे सारी संख्याएं जो स्क्वायर के फॉर्म में होती है वे उनके गुणनखंड विषम में होती है। 400 से पहले कहा है। तो 1 से लेके हमारे पास कहाँ तक संख्याएं हैं? 399 तक है। 1 से लेके 399 तक संख्याएं, हमको यह चेक करना है कितनी संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड विषम होंगे। तो ये तो 1 होगा, फिर 4 होगा, है कि नहीं, फिर 9, फिर 16 25 36। तो आप कहेंगे सर ये जटिल प्रक्रिया है, इसको क्या कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं निकालने का? तो आपका दिमाग चल रहा होगा जो 400 अगर होता तो 20 का स्क्वायर होता। तो इससे पहले जो हमारा 19 का स्क्वायर है, यानी कि जो 361 है, 361 है जो हमारा 19 के स्क्वायर होता है वहाँ तक होगा। तो 21 की संख्या है, 1 का स्क्वायर, ये किसका है? 2 का स्क्वायर, ये किसका? 3 का, 4 का। 361 399 से पहले जो कहीं 361 आता होगा, इसके पहले 360 आता होगा, 359 आता होगा। तो 360 और 359 ये सब तो स्क्वायर के फॉर्म में नहीं है, तो उसके गुणनखंड तो सम होते होंगे। हमको तो विषम चुनना है। 361 के पहले फिर कौन होता होगा? 324 होता है जो कि 18 के स्क्वायर है। फिर 289 होता होगा जो 17 के स्क्वायर है।
तो एक है या दो है, तीन है, ये किसका स्क्वायर है? ये 19 का स्क्वायर है। तो आप कहेंगे 1 से लेकर 400 तक में टोटल 19 ऐसे संख्याएं हैं जिस टोटल 19 ऐसे स्क्वायर हैं जिसके गुणनखंड क्या होते हैं? विषम होते हैं। जिसके गुणनखंड विषम होते हैं, जिसके गुणनखंड विषम होते हैं। तो सम कितने होंगे आप बता ही सकते हैं। 399 में से 19 घटा देंगे तो हमारे पास कहेंगे कि 380 ऐसे संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड क्या होते हैं? सम होते हैं। जिसके गुणनखंड सम होते हैं। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। आगे बढ़े तो आप एक क्वेश्चन बता दीजिए। आप खुद बताइए कि 300 के पहले ऐसे कितनी संख्या हैं जिसके गुणनखंड सम होंगे। हम सम पूछ रहे हैं कि सम पूछ रहे हैं। तो आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि 300 से पहले पूछा है यानी 299 तक सवाल दिया है। हमारे पास क्वेश्चन दिया कि नहीं दिया है? आप बोलेंगे जी बिल्कुल दिया है, 299 तक दिया है। तो एक होगा, एक का स्क्वायर एक होगा, फिर 4 होगा कहीं ना कहीं बीच में, फिर कहीं ना कहीं 9 होगा। तो 299 से पहले क्या आएगा हमारे पास? 289 होगा जो कि 17 का स्क्वायर है। एक का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, तो 17 का स्क्वायर। यानी हमारे पास 17 ऐसे संख्या हैं जिसके गुणनखंड क्या होंगे? विषम होंगे। 1 से लेकर 299 तक हमारे पास 299 संख्याएं हैं। तो 17 संख्याएं का विषम गुणनखंड है। तो 17 299 में से हटा देंगे तो हमारे पास कितना आएगा? तो हमारे पास आएगा 282 संख्याएं जिसके किस क्या होंगे? सम गुणनखंड होंगे। जिसके सम गुणनखंड होंगे यह हमारा 282 आंसर होगा। अब तो बिल्कुल समझ गए होंगे ना? समझे या नहीं समझे? 1 मिनट सांस ले लीजिए। तो उसके बाद ही आप नेक्स्ट बात को पढ़ें। यहाँ तक हो गया? यहाँ तक हो गया तो अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा यह है कि जैसे मैं बोलूँ कि हमारे पास ये 8 का स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर है। ओके। अच्छा 8 के स्क्वायर को पहले मैं हटा दूँ। मैं बोल दूँ क्या बोलूँ? मैं बोलता हूँ कि 36 है, यानी कि जो हमारे पास 6 का स्क्वायर है, क्योंकि हम 36 ही ले रहे हैं हमेशा। तो 36 6 के स्क्वायर है। आप जानते हैं कि इसको 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर लिखा जा सकता है। यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है। और ये 3 के पावर 0, 3 के पावर 1 और 3 के पावर 2 है। तो हमारे पास इसे कितने प्रकार के कितने गुणनखंड बनते हैं? 9 गुणनखंड बनते हैं। कौन कौन से गुणनखंड बनते हैं? तो 1 2 3 4 6 9 12 18 36 9 को हो गए ना। हम हमेशा एक छोड़ दे रहे हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक ठीक है। तो आप एक चीज़ तो देखे ही होंगे कि 1 गुने 36 है, 2 गुने 18 है, 3 गुने 12 है, 4 गुने 9 है और एक 6 गुने 6 आता है। तो 6 तो हमारे भाई बीच में आ गया। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि 6 एक संख्या है। इसके पहले कितने गुणनखंड है? 4। 1 2 3 4। इसके बाद कितने गुणनखंड है इधर? तो आप बोलेंगे 1 2 3 4। यानी इधर 4 गुणनखंड है, इधर 4 गुणनखंड है और इधर 1 गुणनखंड है, यानी एक फैक्टर है। वो है क्या? 6 क्या है? 6 जो 36 है वो 6 का स्क्वायर है। तो जिसका स्क्वायर होता है वो बीच में आ जाता है। और उसके इधर जितने गुणनखंड होते हैं उसके दाएं साइड में, जिसके बाएं साइड जितने गुणनखंड होते हैं दाएं साइड भी उतना ही गुणनखंड होते हैं जितना लेफ्ट हैंड साइड जो गुणनखंड होते हैं। लेफ्ट हैंड साइड अगर x गुणनखंड है तो राइट हैंड साइड भी x गुणनखंड होता है। तो आप इसको शॉर्ट फॉर्म ऐसे लिखेंगे कि अगर कोई संख्या n स्क्वायर है, अगर कोई संख्या n स्क्वायर है यानी जो 36 से 6 स्क्वायर है, तो n के पहले अगर x गुणनखंड है यानी लेफ्ट हैंड साइड x गुणनखंड है। कैसे लिखेंगे कि n के पहले कितने गुणनखंड है? x गुणनखंडों की संख्या है। तो n के बाद भी x गुणनखंडों की संख्या होगी कि नहीं होगी? और एक हमारे पास n है जो कि खुद एक है। तो टोटल कितने गुणनखंड होंगे? टोटल जो गुणनखंडों की संख्या होगी, टोटल गुणनखंडों की जो संख्या होगी वो कितना होगा? आप कहेंगे x + 1 + x। होगे कि नहीं होगे? बिल्कुल। तो इस पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यह है कि एक और एग्जांपल से समझा दूं पहले। जैसे कि आप 81 ले लीजिए। तो 81 आप जानते हैं ये 9 के स्क्वायर है कि नहीं है? है, बिल्कुल है।
तो 81 तो 3 के पावर 4 है, 3 3 होती है 27 81, यानी कि हमारे पास कितने गुणनखंड होंगे? 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3 और 3 के पावर 4। अब इधर तो कोई है नहीं, यानी कि हमारे पास सीधा यही गुणनखंड हो जाएंगे। कितने गुणनखंड होंगे? 5, यानी 81 जो है वो है 1। 3 के पावर 0 जानते हैं 1 होता है, 3 के पावर 1 3 होता है, 3 के पावर 2 9 है, ये 27 है और ये हमारे पास 81 है। ओके, तो 1 गुने 81 होगा, फिर क्या होगा? 1 गुने 81 हो गया तो 3 गुने 27 होगा, 3 गुने 27 होगा, फिर क्या होगा? 9 गुने 9 81 होगा। इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं है, यानी हमारे पास जो गुणनखंड है वो है 1 3 9 27 81, 1 3 9 27 81। और 81 किसका स्क्वायर है? 9 का स्क्वायर, तो 9 बीच में रख लिए। इधर लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास 2 गुणनखंड, तो राइट हैंड साइड भी 2 गुणनखंड, यहाँ खुद 1 गुणनखंड, यानी टोटल कितने गुणनखंड हो गए? 5। ये तो अब हम समझ ही रहे हैं कि कोई संख्या का स्क्वायर है, कोई संख्या का स्क्वायर है तो उसका गुणनखंड विषम होगा, आधा इधर होगा आधा इधर होगा और बीच में 1 होगा। आई होप समझ गए होंगे। तो क्या हम अब आगे बढ़े? तो आगे बढ़े तो अब आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ। एक नेक्स्ट क्वेश्चन यह है कि बताइए जो 10 के स्क्वायर है, ये 10 के स्क्वायर का टोटल कितने गुणनखंड है? तो आप कहेंगे 10 के स्क्वायर के टोटल कितने गुणनखंड है, यानी 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 है, बिल्कुल, यानी 2 के पावर 0, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 है। अभी एक बार और कंफर्म कर देते हैं, एक बार और मैं कंफर्म कर दूं आपको कि 5 के पावर 0, 5 के पावर 1 और 5 के पावर 2 है, यानी इधर 3 गुणनखंड है, इधर 3 गुणनखंड है, तो यानी हमारे पास टोटल कितने गुणनखंड बनेंगे? 9। और 9 बनेंगे कौन से? एक 10 के स्क्वायर मतलब क्या लिखा गया है? 100, तो 1 गुने 100 होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। 2 गुने 50 होगा ना? बिल्कुल। 3 तो होगा नहीं भाई, 4 होंगे ना, 4 इंटू 25, 4 इंटू कितना होगा? 25, फिर 5 इंटू कितना होंगे? 20, फिर 5 के बाद कितना आ जाएगा? 6 7 8 9 तो होगा नहीं, तो 10 गुने 10 हो जाएगा। हमारे पास टोटल कितने गुणनखंड होना है? 9। तो 2 2 का तो जोड़ा लग जाएगा, लेकिन एक तो बीच में आ गया भाई, यानी 10 के पहले कितने गुणनखंड है आप कहेंगे? 10 के पहले 1 2 4 5 और 10 के इधर कितने हैं? 20 25 50 100। 1 गुने 100, 2 गुने 50, 4 गुने 25 और 5 में 20 से 100 और एक बीच में 10, यानी 10 जो हमारे पास 10 का जो स्क्वायर है, इससे पहले 4 गुणनखंड, तो इधर भी 4 गुणनखंड और बीच में 1 गुणनखंड, टोटल कितने गुणनखंड होंगे? 9 गुणनखंड होंगे। अब तो समझ ही गए होंगे, ये तो बहुत आसान बात हो गया। तो सवाल यह है कि एन स्क्वायर कोई संख्या है, एन स्क्वायर कोई संख्या है, कोई क्या है? संख्या, कोई संख्या है। एन स्क्वायर कोई संख्या है जिसमें जिसमें एन के पहले 5 गुणनखंड है, एन के पहले 5 गुणनखंड हैं, तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, यानी टोटल फैक्टर्स कितने होंगे? तो एन स्क्वायर कोई संख्या है जिसमें एन के पहले कितना गुणनखंड है? 5, तो एन के बाद भी 5 होगा और एन खुद 1 है, तो टोटल कितना गुणनखंड हो जाएगा? टोटल 11 गुणनखंड हो जाएंगे। ये तो इजी हो गया क्वेश्चन। तो अब आगे बढ़ लेते हैं हम लोग। अब आगे जो समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जो समझना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो उस समय से पढ़ रहे हैं वो यहाँ आने के लिए पढ़ रहे हैं। कहाँ? यहाँ कोना में आ जाइए, कोना में आने के लिए पढ़ रहे हैं। कहाँ आने के लिए पढ़ रहे हैं? कहाँ आने के लिए पढ़ रहे हैं? कोना में। तो आगे बढ़ो। तो ई कलर को ट्राई करें थोड़ा, तो ट्राई करते हैं इसको। हाँ बिल्कुल, गुड गुड। देखिए आप जानते हैं प्राइम नंबर, मैं पहले प्राइम नंबर बता दूं, पहले मैं प्राइम नंबर बता दूं। प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर। प्राइम नंबर यानी कि प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। तो प्राइम नंबर, टोटल जो प्राइम नंबर है उसे बोलते हैं जिसका फैक्टर सिर्फ 2 होता है, एक खुद होता है और एक एक होता है। यानी प्राइम नंबर वह संख्या है जो 1 से भाग लगता है और खुद से भाग लगता है। ओके, तो प्राइम नंबर, जो प्राइम नंबर है 1 से लेके 50 तक, 1 से लेके 50 तक, और फिर मैं इधर बोल रहा हूँ, याद रखना है, इसे याद रखना है, 50 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं और कौन कितने प्राइम नंबर होते हैं। तो
तो 1 से लेके 100 तक में, 1 से लेके 100 तक में टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। टोटल कितने प्राइम नंबर? 25 प्राइम नंबर, जिसमें 1 से लेके 50 तक में 15 और 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर। 1 से 50 तक में 15 प्राइम नंबर और 50 से 100 तक में 10 प्राइम नंबर होते हैं। कितने प्राइम नंबर होते हैं? 10। कौन कौन से होते हैं भाई? कौन कौन होता है? कौन कौन होता है बताइए, कौन कौन है? कौन और फिर कौन। तो आप एक को न तो प्राइम कहते हैं और न तो एक को कंपोजिट कहते हैं। एक को न तो प्राइम कहा जाता है और ना ही कंपोजिट कहा जाता है। तो कहाँ से स्टार्ट होगा? तो 2 से। तो आप लिख लेंगे, एक बार कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे बेहतरीन ढंग से और इसको याद करेंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। अब गिन लीजिए, इसको 15 होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। और जो 50 से 100 तक के बीच में जो प्राइम नंबर होते हैं वो होते हैं 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97। यहाँ गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो हमारे पास यहाँ 10 प्राइम नंबर है 50 से 100 तक के बीच में, और 1 से 50 तक के बीच में हमारे पास 15 प्राइम नंबर होते हैं। और बिल्कुल इसको कथी कर लेना है, जानते इसको क्या करना है? एक चम्मच पानी के साथ, 1 चम्मच में तो होगा नहीं, 2 चम्मच में नहीं होगा, तो 1 गिलास पानी के साथ सुबह शाम, सुबह में ही वाला ले लेना है गोली और शाम में ले लेना है। तो सुबह शाम ले लेना है और फिर क्या करना है? फिर सो जाना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। तो आगे मेरा क्वेश्चन अब यह है, आगे बात यह है कि कोई भी प्राइम नंबर होता है ना, कोई भी प्राइम नंबर होता है ना बेटा, कोई भी प्राइम नंबर, और उसका जब स्क्वायर कर देते हो, स्क्वायर कर देते कोई भी प्राइम नंबर का स्क्वायर, तो इसका फैक्टर्स हमेशा 3 होते हैं। तो इसका फैक्टर्स यानी गुणनखंड हमेशा कितने होते हैं? हमेशा 3 फैक्टर्स होते हैं। इसका फैक्टर हमेशा कितना होता है? 3 फैक्टर्स हमेशा होते हैं इसका। देखो, पहले तो कि ये कोई प्राइम नंबर है, पहले तो ये कि प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का आगे स्क्वायर करे, प्राइम नंबर ही छोड़ो, कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, कोई भी संख्या का स्क्वायर करो, उस सभी का गुणनखंड हमेशा ऑड होता है। ये तो अभी अभी पढ़ के आ रहा है, ये तो अभी अभी पढ़ के आ रहा है। 10 का स्क्वायर है यानी जो 100 है, 100 का गुणनखंड कितना होता है? तो 100 का गुणनखंड विषम होता है, ऑड होता है। 7 का स्क्वायर यानी जो 49 है, 49 का गुणनखंड भी कितना होता है? विषम होता है। लेकिन जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होता है विषम तो होता ही होता है, यानी कि उसका 3 ही फैक्टर्स निकलता है। क्या 3 विषम संख्या है कि नहीं है? तो हमेशा 3 फैक्टर्स निकलता है, हमेशा 3 फैक्टर्स ही होते हैं किसी भी प्राइम नंबर के। मैं बता दूं कैसे, कि अगर पहला प्राइम नंबर हम 2 ले, 2 के स्क्वायर कितना होता है? 4। और अब हम आपसे पूछे कि बताइए 4 के फैक्टर्स कितने होंगे, तो आप कहेंगे 2 के स्क्वायर। 2 के स्क्वायर यानी 2 के पावर 0 2, 2 के पावर 1, 2 के पावर 2 यानी एक फैक्टर ही, एक फैक्टर है, यानी कि 1 2 और 4। इसके अलावा कोई प्राइम फैक्टर्स होगा? आप बोलिए। 1 होगा, एक 2 होगा और एक 4 होगा। यानी फिर से मैं बोलूँ तो ये होगा 1 गुने 4 और फिर क्या 2 गुने 2, यानी ये तो एक ही हो गया, एक इधर होगा और एक इधर होगा। 2 छोड़िए, 3 एक प्राइम नंबर लेते हैं यानी 9। तो आपसे सवाल है कि 9 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? तो आप कहेंगे कि 9 के जो प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कितने होंगे? 1 लाख। कितना? 1 लाख प्राइम नंबर होंगे? नहीं, 1 लाख तो नहीं होंगे, 1 लाख तो नहीं होंगे। तो आप कह रहे हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि 9 के प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे? तो 9 के होता है 3 के स्क्वायर यानी 3 के पावर 0, 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 2, यानी हमारे पास कितने प्राइम फैक्टर्स हो गए? 3 प्राइम फैक्टर्स। आप ऐसे कर सकते हैं कि 1 गुने 9 और एक 3 गुने 3, यानी 3 इधर 1 इधर 9। कितने प्राइम फैक्टर्स? 3 प्राइम फैक्टर्स। एक 3 के बाद कितना आएगा? 5। तो 5 के जो स्क्वायर होते हैं हमारे पास 25 25 होते हैं। 25 25 25 25 25 25। तो कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे बताइए जरा हमको। तो आप कहेंगे कि 25 अगर है तो ये तो 5 के स्क्वायर होगा बस।
तो 5 के पावर 0, 5 के पावर 1, 5 के पावर 2, यानी 3 ही फैक्टर्स होंगे, यानी 1 गुने 25 और 5 गुने 5। उसी प्रकार से 7 के स्क्वायर जो हमारे पास 49 है, वो 49 है। 49 जो 7 के स्क्वायर हमारे पास जो 49 है, वो 49 सिर्फ हम प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं, सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं। ओके, प्राइम नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं मैं। तो 49 का कितना होगा? 7 के पावर 0, 7 के पावर 1, 7 के पावर 2, क्योंकि ये 7 के स्क्वायर होता है, यानी 1 गुने 49 होता है और 7 गुने 7 होता है, यानी टोटल कितने प्राइम नंबर हो जाएंगे? टोटल कितने फैक्टर्स होंगे? 3। क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं मैं क्या बता रहा हूँ? क्या यहाँ तक आप समझ पा रहे हैं? जैसे मेरा क्वेश्चन है कि जो 529 है, 529 के कितने फैक्टर्स होंगे? तो आप कहेंगे 529 तो यह 23 के स्क्वायर होता है, तो 23 के स्क्वायर होता है। और अगर ये 23 के स्क्वायर है, यानी 23 के पावर 0, 23 के पावर 1, 23 के पावर कितना होगा? 2। यानी 529 को लिखना होगा तो आपको लिखना होगा 1 इंटू 529 और फिर लिखना होगा 23 गुणे 23। इसके अलावा कोई चारा ही नहीं है। देयर इज नो चारा, देयर इज नो चारा। 1, 23 और 500 कितना होगा? 29। 1, 23, 529 तीन ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तीन ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तीन ही फैक्टर्स हो सकते हैं, कुछ भी हो जाए। प्राइम नंबर का अगर स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है, तो उसके सिर्फ तीन ही फैक्टर्स हो सकते हैं, तीन ही फैक्टर्स हो सकते हैं। प्राइम नंबर के स्क्वायर के कितने फैक्टर्स हो सकते हैं? सिर्फ 3 फैक्टर्स हो सकते हैं। यानी कि शॉर्ट फॉर्म में लिखूँ तो अगर कोई संख्या पी स्क्वायर है, कोई संख्या अगर क्या है? पी स्क्वायर है, तो इसके फैक्टर्स कौन कौन होंगे? इसके जो फैक्टर्स होंगे वो होगा 1 पी और पी स्क्वायर, 1 पी और पी स्क्वायर, इसके फैक्टर्स यही होंगे। क्या समझ पा रहे हैं? कैसे? 7 के स्क्वायर के 1, 49 और 7 होगा, 1, 49 और 7 होगा। जैसे कि यह है वैसे ही यह है। इसको लिख लीजिए किधरों, कहीं ना कहीं किधरों खोपचा में लिख लो। तो आ जाओ आगे। अब हमारा जो सवाल है, अब जो हमारा सवाल वह है कि दो डिजिट्स। अब देखना सवाल, अब देखना कैसे कैसे क्वेश्चन आता है ऐसे, किस प्रकार के क्वेश्चंस मैं दूंगा। कात्या देखना अब किस प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि 2 डिजिट के, यानी 2 अंक के, 2 डिजिट्स के कितने संख्याएं, 2 डिजिट्स के कितनी संख्याएं हैं जिसके 3 गुणनखंड होंगे, जिसके 3 गुणनखंड होंगे। तो आप कह रहे हैं कि 2 डिजिट्स के, तो 2 डिजिट्स तो 10 से लेके कहाँ तक होगा? 99 तक होगा। आप बोलेंगे 10 से लेके 99 तक, यानी समझाने के लिए बोल रहा हूँ कि 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26। अब तो पूरा लिखूंगा नहीं मैं, बीच में कहीं कहीं 49 आएगा, कहीं 64 आएगा, कहीं 64 आएगा, कहीं 81 आएगा, कहीं क्या आएगा, कहीं कुछ नहीं आएगा भाई। अरे कहाँ चला गया? उड़ गया। और लास्ट में कितना आ जाएगा हमारे पास? 99। समझाने के लिए लिखा मैं कि पहले तो आपको यह करना होगा कि 2 डिजिट्स के कितने संख्या हैं जिनके 3 गुणनखंड है। अगर 3 गुणनखंड है तो इसका मतलब तो विषम गुणनखंड है। विषम गुणनखंड सिर्फ वही हो सकता है जो किसी न किसी संख्या का स्क्वायर हो, जो किसी न किसी नंबर का क्या हो? स्क्वायर हो। तो पहले तो दिमाग लगा के हमको 10 से 99 के बीच में स्क्वायर वाला छांटना होगा ना। समझ पा रहे हैं? जैसे कि 16 छांटना होगा, फिर कितना होगा? 25, 36, 49, 64, 81, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और हो गया क्या? 16, 25, 36, 49, 64, 81। ये तो समझ पा रहे हैं। अब इसमें भी बोला है कि 3 ही गुणनखंड होना चाहिए। तो पहले तो स्क्वायर का जो हम लोग इसमें से ये सब तो होगा नहीं, क्योंकि ये सब का तो सम होगा, ये सब का सम होगा, ये सब का सम होगा। आप समझ रहे हैं? एक 25 है जिसका क्या होगा? विषम होगा। 49 का विषम होगा, 64 का विषम होगा, बाकी सभी बच रहे उसके गुणनखंड क्या हो जाएंगे? सम। यानी कि जो हमारे पास ये संख्याएं आए हैं, इस संख्याएं का जो गुणनखंड होंगे, जो फैक्टर्स होंगे ना, वो विषम होंगे, वो विषम होंगे। जैसे कि 16 है तो 16 का फैक्टर्स कितने होंगे? तो 1 गुने 16,
2 गुने 8, 4 गुने 4, 4 गुने कितने होंगे 4, 1 गुने 2, 2 गुने 8, 3 4 गुने 4 होंगे। ओके, क्योंकि 16 का स्क्वायर कितना होता है 2 के पावर 4, यानी इसके 5 फैक्टर होंगे, यानी 1 2 4 8 16, यानी इसके कितने फैक्टर्स हो गए 5। लेकिन मेरे को तो बोला है सिर्फ 3 ही होना चाहिए ना, तो 3 तो तभी होगा, 3 तो तभी होगा जब वह सिर्फ प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो 4 के स्क्वायर है, ये तो इसका होगा नहीं। तो 25 किसका स्क्वायर है 5, जी बिल्कुल ये प्राइम नंबर का स्क्वायर है। ये तो 6 का स्क्वायर है, प्राइम नंबर है नहीं। 7 का स्क्वायर है, जी बिल्कुल प्राइम नंबर है, यह होगा। ये तो 8 के स्क्वायर है, प्राइम नंबर है नहीं। 81 तो 9 के स्क्वायर है, प्राइम नंबर है नहीं। तो हमारे पास सिर्फ कितनी संख्या है, 2 संख्या है, 2 डिजिट्स के 2 संख्या है, एक 25 और एक 49, जिसके 3 ही गुणनखंड होंगे। इसके गुणनखंड होंगे 1 5 25, इसके गुणनखंड होंगे 1 7 49। 2 अंक के टोटल सिर्फ 3 संख्याएं हैं, सिर्फ 2 संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड क्या होंगे विषम। अब मेरा को नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि 3 डिजिट्स के, 3 अंक के, 3 डिजिट्स के कितने संख्याएं हैं, कितने संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड, जिसके गुणनखंड 3 होंगे। विषम पूछते तो आप पिछले सवाल में बना के आ चुके हैं कि 3 अंक के अगर मैं विषम पूछूं कि 3 अंक के विषम कितने हैं, तो आप कहेंगे 100 से, या आप 100 से 999 तक की बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। तब मैं बोलूँगा कि 3 डिजिट्स के बोला है कि पहले 3 गुणनखंड, तो 3 गुणनखंड तो पहले छोड़िए, तो पहले बात है कि विषम किसका होगा। विषम क्या संख्या होता है, 100 है, 101 है, 102 है, 103 है, 104 है, ऐसे लिखते जाएंगे। तो क्या हमारे पास कहीं 121 आएगा, फिर 122 आएगा, फिर 123 आएगा, फिर 124 आएगा, 12 के स्क्वायर कितना है, कहीं 144 आएगा, 13 के स्क्वायर 169 आएगा, 14 के स्क्वायर 196 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। तो यहाँ तो यह कितना का स्क्वायर हो जाएगा बोलिए, 31, जो 999 है हमारे पास, यहाँ आते आएंगे आते आएंगे आते आएंगे, तो 30 का स्क्वायर तो 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर 31 का स्क्वायर 961, अब 32 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1024, तो 1024 तो 4 अंक का हो जाएगा। तो इसके पहले जो हमारे पास कहीं ना कहीं 961 होगा, 30 के पहले कहीं ना कहीं 900 होगा, 29 का स्क्वायर कहीं ना कहीं 841 होगा, यानी जो 100 से लेकर 999 तक जो संख्याएं मैंने लिखा है, तो उसमें विषम कितने संख्या है, विषम के कितने हैं, तो आप कहेंगे यहाँ तो 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर, फिर कितना का स्क्वायर होगा 11 का स्क्वायर, फिर 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, फिर 14 का स्क्वायर, यानी कि जो हमारे पास जो ये 100 है, फिर जो हमारे पास ये 121 है, फिर हमारे पास 144 है, फिर 169 है, फिर 196 है कि नहीं। और ऐसे करते करते जाएंगे तो हमारे पास लास्ट में जो 31 का स्क्वायर है वो हमारे पास कितना है 961 है। तो आप में से कुछ लोग जरूर बोलेंगे क्योंकि हमको 3 ही गुणनखंड का निकालना है, तो ये जो सभी है वो 10 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 100, 101, 144, 169, 196, इस सभी के गुणनखंड विषम तो होंगे, पर क्या 3 ही गुणनखंड होंगे, नहीं। तो कहेंगे 3 गुणनखंड किसके होंगे, जो प्राइम नंबर का स्क्वायर होगा। तो आप कहेंगे कि तो प्राइम नंबर वाला को साइड कर लीजिए, प्राइम नंबर वाला को साइड कर लीजिए, यानी कि हम कहें तो एक 11 के स्क्वायर होगा। तो आपको क्या करना होगा कि 11 से, यानी कि 10 के स्क्वायर, जो हमारा 10 का स्क्वायर है और यहाँ कितना है 31 का स्क्वायर है, इसके बीच का प्राइम नंबर आपको पता करना होगा कि कितने हैं। आप समझे कि नहीं। तो कौन कौन से प्राइम नंबर होगा, एक 11, 12, फिर 13 होगा, 13 के बाद कितना होगा 17 होगा, फिर 19 होगा, फिर 23 होगा और फिर 29 होगा। 11 2 3 5 7, 11 13 17 19 23 29, उसके बाद कितना होगा 31 होगा, फिर कितना होगा, और ये सबको जो स्क्वायर करेंगे ये तो प्राइम नंबर है, और 31 के स्क्वायर कहाँ तक आएगा 961 तक, यानी कि जो हमारे पास जो 121 है, जो हमारे पास 169 है, और 289 है, 361 है, 529 है, 841 है और 961 है। क्या 121, 169, 289, 361, 529, 841 और 961 इन सभी संख्याओं के बीच में आता है कि नहीं, 3 अंकीय संख्याएं हैं कि नहीं ये सब। ये सभी 3 अंकीय संख्याएं हैं, और ये सभी 3 अंकीय संख्याएं किसी न किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, किसी न किसी प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसीलिए सभी 3 अंकीय संख्याएं, इसलिए इन सभी 3 अंकीय संख्याएं का जो गुणनखंड होगा वो सिर्फ 3 गुणनखंड होगा। तो ऐसे कितनी 3 अंकीय संख्याएं 3 डिजिट के नंबर है, तो आप कहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसा 8 संख्याएं हैं, ऐसा 8 संख्याएं हैं, 8 संख्याएं हैं जिसके गुणनखंड क्या होंगे, जिसके गुणनखंड
3 होंगे, जिसके सिर्फ गुणनखंड कितना होंगे 3। जैसे कि 961 है तो 961 का गुणनखंड कितना होगा 1 गुने 961 और 31 गुने 31, बस। यानी 31 तो एक ही बार होगा। आप समझ पाए? तो इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए, इसको शॉर्ट फॉर्म में बनाने के लिए मैं लिख लूं कि 3 फैक्टर्स, जो 3 फैक्टर्स होंगे वो एक डिजिट वाले कितने हैं, एक डिजिट्स वाले कितने हैं, फिर कहें कि 2 डिजिट्स वाले कितने हैं, 2 डिजिट्स वाले कितने हैं, और फिर मैं बोलूं कि 3 डिजिट्स वाले कितने हैं, 3 डिजिट्स वाले कितने हैं। तो आप बोलेंगे कि एक डिजिट्स वाले में, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। तो एक डिजिट्स वाले में अगर मैं 3 को गुणनखंड का सोचूंगा कि 3 गुणनखंड किसके हैं, तो पहले तो मैं स्क्वायर निकालूंगा जिसका विषम होगा। तो 1 2, एक तो होगा ना भाई, एक तो होगा ही ना, एक होगा, एक एक होगा, 2 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, फिर कितना होगा 4 होगा, फिर कितना होगा 9, 9 होगा। तो हमारे पास 1 4 9 आया। ये 1 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है। फिर मैं बोलूंगा कि सिर्फ 3 ही गुणनखंड चाहिए, तो स्क्वायर वाला तो मैंने निकाल लिया जिसका विषम होगा, विषम वाले तो मैंने निकाल लिया ना। अब मैं देखूंगा जिसका प्राइम नंबर का स्क्वायर है तो वह 3 गुणनखंड हो गए, तो 4 और कौन होगा 9, क्योंकि 2 के स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर, एक तो प्राइम नंबर नहीं है, तो सिर्फ कितना होगा 4। यानी कि एक डिजिट्स वाले में कितने संख्याएं हैं, 2 ऐसे संख्याएं होते हैं जो 4 है और क्या है 9 है, जिसके 2 गुणनखंड होंगे। 4 का गुणनखंड कौन होगा 1 2 4, 9 का गुणनखंड 1 3 9। आप सोच रहे हो कि 6 का नहीं होगा, यार 6 का होगा 2 गुने 3 और 1 गुने 6, 1 गुने 6 और 2 गुने 3, तो 4 गुणनखंड हो जाएंगे ना। तो आपको 3 गुणनखंड चाहिए, 3 गुणनखंड चाहिए। ओके, समझ पा रहे होंगे। अब 2 डिजिट्स का मैंने बोला है कि 2 डिजिट्स का कितने होंगे, तो आप कहेंगे कि 2 डिजिट्स मतलब कि 10 से लेके कहाँ तक, 10 से लेके 99 तक में ऐसी कौन संख्या होंगे। तो इधर समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि 10 से लेकर 99 तक तो अभी निकाले ही हैं हम लोग, निकाले ही हैं। एक तो 3 का स्क्वायर तो 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा और 25 हो जाएगा, 36 हो जाएगा, 49 होंगे, फिर 64 होगा, फिर 81 होगा, होगा कि नहीं होगा। तो 16 25 36 49 64, तो ये तो 4 के स्क्वायर है, तो इसको तो लेंगे नहीं, तो ये 5 इसको लेना होगा, ये 6 नहीं लेंगे, 7 को लेंगे, 8 नहीं लेंगे, 9 लेंगे। तो कितना संख्या होंगे 2। 100 और 99 के बीच में केवल 2 संख्या है, एक 25 है और एक 49 है, एक 25 और एक 49 है जो प्राइम नंबर का स्क्वायर है, इसलिए इसके गुणनखंड, इसके फैक्टर्स कितने होंगे 3। तो 100 से लेके 2 डिजिट्स वाले भी कितने अंक हैं, 2 डिजिट वाले भी कितने हैं 3 ही हैं, 2 डिजिट्स वाले भी कितने हैं 3 ही हैं। अब बोलो कि 3 डिजिट्स वाले कितने हैं, 3 डिजिट्स वाले कितने हैं, आप बता सकते हैं क्या कि 3 डिजिट्स वाले कितने हैं। क्या आप बता सकते हैं कि 3 डिजिट्स वाले कितने हैं। तो आप कहेंगे 3 डिजिट्स का मतलब है, 3 डिजिट्स का मतलब है 100 से लेके कहाँ तक 999 तक, 999 तक। तो 100 से लेकर 99 तक की अगर बात करें तो एक तो पहले 100 10 के स्क्वायर है, तो 10 के स्क्वायर लेना है क्या, नहीं। 11 के स्क्वायर कितना होगा 121 होगा, 11 के जो स्क्वायर है वो 121 है ना। तो 12 13 नहीं, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर जो 3 डिजिट्स का यानी 121 ले रहा हूँ, फिर 169 होगा, 169 होगा। फिर जो 14 का स्क्वायर है 196, तो 196 लेंगे क्या, क्योंकि तो 14 के स्क्वायर है, प्राइम नंबर का स्क्वायर तो है नहीं। 15 16 फिर कितना लेंगे 17 के स्क्वायर जो हमारे पास 289 है, 18 नहीं लेंगे, 19 के स्क्वायर जो हमारे पास 361 है, फिर 20 नहीं, 21 नहीं, 22 नहीं, फिर कितना लेंगे 23 लेंगे, 23 के स्क्वायर 529, फिर 24 25 26 हटाई दीजिए, 27 हटाई दीजिए, 28, फिर कितना लेंगे 29 लेंगे, 29 के स्क्वायर 841, और फिर 31 के स्क्वायर लेंगे हम 961, उसके बाद 32 तो 1064 ही हो जाएगा। तो टोटल कितने नंबर हुए 1 2 3 4 5 6 7, यानी कितनी संख्या है 7। पीछे तो हम लोगों ने निकाला ही है, पीछे तो हम लोग निकाला यहाँ 7 यार 8 निकला है, 11 13 17 19 23 29 31, 1 2 3 4 5 6 7 ही संख्या ना होंगे, मैं 8 कैसे लिख दिया मैं। तो कितनी संख्या होंगे यहाँ, यहाँ हमारे पास टोटल 7 संख्याएं हैं, टोटल 7 संख्याएं हैं जो 3 गुणनखंड होंगे, जो कितने गुणनखंड होंगे, जिसका 3 गुणनखंड होंगे, जिसके कितने गुणनखंड होंगे 3 गुणनखंड होंगे। ओके, तो यहाँ तक तो समझ ही गए होंगे बात, यहाँ तक तो अब इजी हो गया ना बात, यहाँ तक तो बात इजी हो गया। तो आप हमको ये बताइए कि 4 अंक के कितने संख्याएं हैं
जिसके 3 गुणनखंड होंगे। तो आप कहेंगे 4 अंक के 1000 से लेकर 9999 तक होंगे। अच्छा, इसके बाद कितना आ जाता 9999 के बाद? तो 10,000 आ जाता ना। कितने अंक के हो जाता है? 5 अंक के। तो 10,000 कितना है? ये 100 के स्क्वायर है। आप समझते हैं ये क्या है? 100 के स्क्वायर है, 100 के स्क्वायर है। तो यानी ये सब जो होगा इसे जस्ट एक अंक पीछे है, यानी कि क्या मेरा मतलब है कि यह 99 के स्क्वायर से पहले होगा। 99 के स्क्वायर होता है 9801। आप देख लीजिए 99 के स्क्वायर कितना होता है? 9801। तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा कि ई पीछे आ जाए, पीछे आ जाए। तो यहाँ जो 3 डिजिट्स का लिखे हैं, यहाँ लिखना होगा हमको कितने डिजिट्स का? 4 डिजिट्स के कितने संख्या हैं? 4 डिजिट्स के, 4 डिजिट्स के। तो आप बोलेंगे कि 1000 के जो आगे है 31 का स्क्वायर कितना निकाला है हम लोग? 31 का स्क्वायर निकाला है 961। तो इसके बाद कितना हो जाएगा? 31 के बाद कौन आ जाएगा? 32 के स्क्वायर कितना होगा? 1064। यानी कहीं ना कहीं 1064 आता होगा। 33 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 1089। कहीं ना कहीं 1089 आता होगा। लेकिन हमको तो 3 गुणनखंड का चाहिए ना। तो 32 33 क्यों ले रहे हैं हम लोग? 32 33 क्यों ले रहे हैं? हमको तो सीधा प्राइम नंबर लेंगे ना। और कहाँ तक जाने वाला है यह? 98 का स्क्वायर कितना होता है? 99 का स्क्वायर, 99 का स्क्वायर होता है 9801। 9801। और यहाँ हमने आपको पीछे ये बात ऑलरेडी बता दिया है। यहाँ देखिए कि टोटल कितने गुणनखंड होते हैं 1 से 50 के बीच में? 15। और 50 से 100 के बीच में कितने होते हैं? अन्य प्राइम नंबर कितने होते हैं? 10। और 1 से 50 तक में क्या होते हैं? 15 होता है। होता कि नहीं? 15 15 होता है बिल्कुल। तो यहाँ देखिए आप, नहीं समझ में आया तो थोड़ा पीछे फिर से घुमा के देख लीजिए। तो आप कहेंगे कि 32 33 ले क्यों रहे हैं? आप कहेंगे कि यहाँ तो 32 का स्क्वायर हो जा रहा है। यहाँ क्या हो रहा है? 32 के स्क्वायर। और यहाँ क्या हो रहा है लास्ट में? बताइए। तो लास्ट में हो रहा है यहाँ 99 का स्क्वायर। 99 के स्क्वायर और 100 के स्क्वायर करेंगे तो पार ही हो जाएगा। तो 32 के स्क्वायर और 99 के स्क्वायर के बीच में कितने प्राइम नंबर हैं ऐसे देखिए। तो 33 तो होगा नहीं, 34 35 क्या होगा? 37 होगा। 37 होगा, फिर 41, फिर 43 और फिर 47। तो ये तो 50 तक में हो गया ना। 50 तक में। 50 के उधर कितने होते हैं? 50 के उधर बताइए। तो उधर होते हैं 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97। कितने हो गए? 10 गो होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इधर हो गया 4। तो टोटल कितना हो गया? 14। इस सब का स्क्वायर करेंगे, इस सब का स्क्वायर करा जाएगा, स्क्वायर किया जाएगा तो इस सब के बीच में ही आएगा ना ये संख्या। तो टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। तो पीछे आके भर ले कितना होगा टोटल? 14। आप ये बात देख सकते हैं कि टोटल एक डिजिट से लेकर हम 4 डिजिट्स तक गए हैं तो टोटल 25 प्राइम नंबर होते हैं। यहाँ 2 प्राइम नंबर है, यहाँ 2 प्राइम नंबर है और यहाँ 7 प्राइम नंबर है। तो 7 और 2 कितना हो गया? 9। और 9 2 कितना हो गया? 11। और 11 14 कितना हो गया? 25। यानी कि टोटल हमारे पास 25 प्राइम नंबर होते हैं। तो कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई स्टूडेंट इसको कोई इंसान इसको याद भी कर सकता है कि एक डिजिट्स के टोटल 2 संख्याएं होते हैं जिसके 3 गुणनखंड है। 2 डिजिट्स के टोटल 2 संख्याएं होते हैं जिसके 2 गुणनखंड है, 3 गुणनखंड है। 3 डिजिट्स के टोटल 7 संख्याएं जिसके 3 गुणनखंड है। और 4 डिजिट्स के टोटल 14 संख्याएं हैं जिसके 3 गुणनखंड होते हैं, जिसके 3 गुणनखंड होते हैं। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? यहाँ तक अगर बात क्लियर हो, यहाँ तक अगर बात क्लियर हो तो आगे बढ़े, आगे बढ़े, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा, थोड़ा सा आगे बढ़े, थोड़ा सा बढ़ लेते हैं, बढ़ ही लेते हैं। टाइम वेस्ट करने में क्या ही है। तो आप लोगों के आंखों में ज़्यादा परेशानी ना आए इसलिए मैं कलर को चेंज कर लूँ। अब बिल्कुल आसान आसान बात है। 1 2 पॉइंट बस कि जैसे मैं बोलूँ कि 36 है तो 36 का गुणनखंड क्या होता है? 2 के स्क्वायर गुने 3 के स्क्वायर। तो आपसे पूछा जाएगा सम ऑफ प्राइम नंबर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर। तो आप कहेंगे ये जो 36 है, 36 के कितने फैक्टर होते? तो आप बोलेंगे 1 3 5। ओहो, ये क्या लिख रहा हूँ मैं? फैक्टर्स कितने होते हैं 36 के? तो आप कहेंगे 1 2 3 4 6 9 12 18 36। इसमें से ये तो सभी फैक्टर्स है। प्राइम फैक्टर्स कौन है? एक फैक्टर 2 है प्राइम फैक्टर, एक 3 है, 4 6 9 12 18 है क्या? नहीं। तो प्राइम फैक्टर कौन है? 2 है और 3 है। तो आप 2 प्लस 3 को जोड़ देना है। कितना हो गया? 5 बस। यानी जो एक प्राइम फैक्टर हमारे पास 2 और एक 3। अभी नहीं कि 2 2 2 बार है, 2 2 2 बार है, 3 3 3 बार है तो सभी को जोड़ दे। एक ही बार जोड़ना है बस भाई, एक ही बार जोड़ना है। और ये हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। क्वेश्चन कि 24 के प्राइम फैक्टर्स को जोड़िए। तो आप कहेंगे 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 1, 8 3 24।
सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, प्राइम फैक्टर्स का मतलब अभाज्य गुणनखंडों का योग, यानी 2 + 3 कितना 5। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या हो गया, एंड ऑफ स्लाइड, सो क्लिक टू एग्जिट। ओके, तो 1 मिनट, 1 मिनट रुकिए। कहाँ जाऊँ, कहाँ जाऊँ, कहाँ जाएं, स्लाइड खत्म हो गया माई। तो आ जाते हैं यहाँ, यहाँ पर आ जाते हैं। ओके, तो पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्या बात है, क्या बात है। चलिए, तो मैं बोलूँ कि यहाँ जो 360 है, मान लेते 360 है, 360, तो इसके प्राइम फैक्टर्स को जोड़े आप, तो आप कहेंगे 360 में क्या होता है कि 6 × 6 × 10, तो यहाँ 2 × 3 और यहाँ 2 × 3 और यहाँ 2 × 5 है कि नहीं बात, 6 6 और 2 × 5, तो 2 के पावर कितना हो जाएगा 3, 2 के पावर 3 होगा और 3 के पावर 2 होगा और 5 के पावर 1 होगा। तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे बताइए, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स, तो सम ऑफ प्राइम फैक्टर, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स जो होंगे वो 2 + 3 + 5, 5 5 कितना हो जाएगा 10, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने हो जाएंगे 10। बस आपको प्राइम फैक्टर्स को क्या करना है, जोड़ देना है, बस प्राइम फैक्टर्स को क्या करना है, जोड़ देना है। अब मैं इसी में बोलूँ, यहाँ पीछे वाला क्वेश्चन में बोलो, पीछे वाला क्वेश्चन में, पीछे वाला क्वेश्चन में यहाँ कि सम ऑफ कंपोजिट नंबर, सम ऑफ कंपोजिट नंबर, सम ऑफ कंपोजिट नंबर, तो आप क्या करेंगे, तो इस सभी कंपोजिट नंबर को क्या करना होगा, जोड़ना होगा। देखिए, एक न तो प्राइम नंबर है न कंपोजिट नंबर है, तो आप इस सभी कंपोजिट नंबर को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो क्या मैं ऐसे नहीं बोल सकता हूँ कि आप सभी फैक्टर्स को जोड़ लीजिए, सभी फैक्टर को जोड़ लीजिए और उसमें से प्राइम फैक्टर को घटा दीजिए, और साथ ही साथ एक तो हमेशा घटाना होगा, तो हमारे पास कंपोजिट नंबर के जो योग है वो मिल जाएगा। तो टोटल कैसे निकालते हैं आप जानते हैं, 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और ये 2 के पावर 2 है, ये 3 के पावर 0, ये 3 के पावर 1, ये 3 के पावर 2 है। तो हम कहते हैं कि 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 माइनस प्राइम फैक्टर्स कितना जोड़े हम लोग, 5 घटा देंगे और साथ ही साथ कितना घटाना है 1, तो यहाँ 4 और एक 5 और एक 6 इंटू 9 3 12 1 13 माइनस 6 13 6 78 माइनस 6 कितना हो जाएगा 72। जैसे यहाँ बोलो 24 में, तो 24 के फैक्टर्स कौन कौन होंगे, 1 2 3 4 6 12 और फिर कितना 24। तो इसके प्राइम फैक्टर्स का योग कौन होगा, 2 और 3 प्राइम फैक्टर्स है, ठीक है। टोटल का योग कितना होगा, टोटल का योग, तो आप टोटल का योग निकालना जानते हैं, यहाँ 2 के पावर 0, 2 के पावर 1 और 2 के पावर 2 है और 2 के पावर 3 है, यहाँ 3 के पावर 0 3 के पावर 1 यानी 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 माइनस प्राइम फैक्टर का योग कितना निकालें हम 5, और साथ ही कौन घटा देना है हमारा, 1 भी हटा देना है, 1 भी हटा देना। तो यहाँ होगा 8 और 4 12, 2 14 और 1 15 और यहाँ 3 के पावर 1 है, तो 3 और 1 4 और माइनस 6, 15 चौका 60 माइनस 6 कितना होगा हमारे पास 54 जोड़ के आएगा, कितना जोड़ के आएगा 54, 54 जोड़ के आएगा कि 44 आएगा, कुछ गलती कर दे क्या, कुछ गलती हो गया क्या, यहाँ 8 4 12 14 और 1 15 3 और 1 कितना 4 माइनस 6, तो 60 में 6 घटाएंगे तो 54 ही होगा ना, यहाँ जोड़ेंगे तो कितना आएगा 36 18 कितना 18 3 54, नहीं यहाँ जोड़ना ना 36 और यहाँ एक 8 छोड़ दिया मैंने 8, तो यहाँ कितना हो गया हमारे पास 36, 36 और 8, 36 और 8 44, 44 और 6 50 और 4 कितना हो जाएगा हमारे पास कंपोजिट नंबर का योग 54 हो जाएगा। ओके, समझ गए। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि सम ऑफ कंपोजिट नंबर, सम ऑफ कंपोजिट नंबर का सूत्र बोलो तो आप बोलेंगे सम ऑफ टोटल फैक्टर, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स, सम ऑफ टोटल फैक्टर्स माइनस सम ऑफ
प्राइम फैक्टर्स, सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स माइनस 1। तो सम ऑफ टोटल फैक्टर्स यहाँ कितना होगा इसमें, तो आप कहेंगे 2 के पावर 0 प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 प्लस 3 के पावर 2 इंटू 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1 माइनस सम ऑफ प्राइम फैक्टर्स तो निकाल ही लिए हैं हमारे पास, 2 और 3 5 3, 2 और 3 5 5 10 माइनस 1। तो यहाँ कितना आएगा 8 4 12 13 14 1 15 इंटू 3 के स्क्वायर 9 और 9 3 1 तो 9 3 12 1 कितना होगा 13 इंटू 5 और 1 6 माइनस 11 करना है। तो 15 छक्का कितना हो जाएगा 90, 90 में 13 से गुना 117 जीरो और माइनस कितना 11, 11 है भाई, 11 है, 11 है, गुस्सा नहीं। और 11 घटा देंगे तो कितना होगा हमारे पास 1169, 1169 नहीं ना भाई 59 होगा ना, 59 एक 60 फिर 70, तो 1100 कितना हो जाएगा 59, सम ऑफ कंपोजिट नंबर। तो ये हमारा था सम ऑफ कंपोजिट नंबर, ये हमारा क्या था सम ऑफ कंपोजिट नंबर। ओके, तो सभी को थैंक यू, यहाँ तक हमारा क्लास ख़त्म होता है। तो इसको रिवाइज करके फिर हमें नेक्स्ट क्लास पढ़ना होगा, तो बिना रिवाइज करके नहीं आए। हमारा ये फैक्टर्स का एक छोटा सा और पॉइंट, एक छोटा नहीं छोटा, क्या छोटा, तो एक छोटा सा पॉइंट रह गया है, वो किसी छोटा वीडियो में हम लोग पढ़ा देंगे। एकदम छोटा सा पॉइंट है, 2 बिंदु का पॉइंट है, उसका उतना इंपॉर्टेंस भी है नहीं। तो अगला क्लास से हम लोगों का यूनिट डिजिट का क्लास चलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा हमारे लिए। ओके, तो अलविदा सबके लिए, अलविदा अलविदा। ओके।